नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबल इकोनॉमी, इट्स सिग्निफिकेंस एंड इट्स एंकर्स। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ को चाहते हैं तो आप जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका नाम है @पढ़ो तो ऐसे। और दोस्तों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे आने वाले टॉपिक्स को लिंक करने में ये टॉपिक बहुत मदद करने वाला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप इसको अंत तक देखें। दोस्तों, ये रहा आपका सिलेबस। कोर 9 ग्लोबल पॉलिटिक्स सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। और इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबल इकोनॉमी, इट्स सिग्निफिकेंस, एंकर्स, ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो दोस्तों, ये चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम इन पिक्चर्स को देखेंगे और अपने घर से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपने घर के सामान को देखें तो आप पाएंगे कि आपके घर में अलग अलग डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करने वाले ब्रांड्स के सामान होंगे। आपके हाथ में जो फोन है वो, आपके घर का लैपटॉप, आपके घर का फ्रिज, कूलर, एसी, आपके घर के बाकी और भी चीजें। तो दोस्तों, ये चीजें आपके घर इसलिए आ पाई बिकॉज ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी कुछ भी नहीं बल्कि ग्लोबलाइजेशन का ही देन है। ग्लोबल इकोनॉमी इज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के कारण इंटीग्रेशन एंड इंटरडिपेंडेंस हुआ कंट्रीज के बीच में, कंपनीज के बीच में, पीपल के बीच में। और आज मल्टीनेशनल कंपनीज और ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। आप अगर देखें तो आपके देश में बहुत सारी विदेशी कंपनियां अपना कार्य कर रही है और साथ ही साथ आपके भी देश की कंपनीज तमाम सारे देशों में अपना कार्य कर रही है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। आखिर ग्लोबल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? ग्लोबल इकोनॉमी का अगर आसान सा मतलब समझें तो सारे देशों के इंडिविजुअल इकोनॉमी को अगर हम एक साथ जोड़ दें तो वह ग्लोबल इकोनॉमी बन जाएगा, विश्व अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो दोस्तों, चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो द ग्लोबल इकोनॉमी इज एन economic interdependence established between the most influential countries that derives the worldwide economic environment। तो दोस्तों, ग्लोबल इकोनॉमी आर्थिक निर्भरता है तमाम देशों के बीच में। आज तमाम देश एक दूसरे पर आर्थिक रूप से निर्भर है और यही ग्लोबल इकोनॉमी है। अगर और भी आसान भाषा में समझें तो जितने भी कंट्रीज के इकोनॉमी है उनको अगर हम साथ में जोड़ दें तो हमें ग्लोबल इकोनॉमी मिल जाएगा, जैसा कि मैंने पहले बात किया। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं चाइना का जो इंडिविजुअल इकोनॉमी है, यूनाइटेड स्टेट्स का, इंडिया का, जापान का, रशिया का, इसी तरह से तमाम देशों के इंडिविजुअल इकोनॉमीज को, नेशनल इकोनॉमीज को हमने जोड़कर ग्लोबल इकोनॉमी का रूप दिया। लेकिन दोस्तों, ग्लोबल इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ जो पावरफुल कंट्री होते हैं उन पर ज्यादा डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो अगर 20 लार्जेस्ट हम अगर अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो पूरा दुनिया का जो 80% जो इकोनॉमिक आउटपुट है दोस्तों उसके बराबर है। और अगर 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश, अगर इन पर अगर कुछ इम्पैक्ट आता है, अगर इसमें अगर इंस्टेबिलिटी आती है तो दोस्तों ये पूरा दुनिया को इम्पैक्ट करेगा। अगर चाइना और यूएस के बीच में अगर ट्रेड वार होगा तो पूरा दुनिया उसके चपेट में आएगा। अगर ईरान और यूएस के बीच में अगर वाइल क्राइसिस का सिचुएशन आएगा, अगर काट सा लगेगा, सैंक्शन लगाएगा अगर यूएस ईरान पे, तो इससे भी पूरा का पूरा दुनिया पर असर पड़ेगा, भारत समेत। तो दोस्तों, आज सभी देश की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर एक देश की अर्थव्यवस्था पर खतरा मंडराता है तो बाकी भी देश उसके कारण से प्रभावित होते हैं। यही ग्लोबल इकोनॉमी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए इसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ग्लोबल इकोनॉमी बोलो या वर्ल्ड इकोनॉमी बोलो या इंटरनेशनल इकोनॉमी बोलो,
इज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हुआ है, उसका ही देन है ग्लोबल इकोनॉमी। क्यों भाई? क्योंकि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के कारण ही इंटरैक्शन और इंटीग्रेशन मल्टीनेशनल कंपनी और ट्रांसनेशनल कंपनी के बीच में बढ़ा है। आखिर संवाद और जो इंटीग्रेशन है, जो जो जुड़ाव है मल्टीनेशनल कंपनी और ट्रांसनेशनल कंपनी के बीच, ये इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का ही देन है कि आज अमेरिका के एक कंपनी का आउटलेट, एक यूनिट भारत में भी स्टैब्लिश है। साथ ही साथ भारत की टाटा कंपनी की बात करें तो ये भी अन्य देशों में स्टैब्लिश है। तो दोस्तों यही चीज आगे लिखा हुआ है कि ग्लोबल इकोनॉमी के कारण जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वह सिर्फ और सिर्फ अपने मदर कंट्री तक सीमित नहीं है। मदर कंट्री मतलब जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। जैसे टाटा का जो मदर कंट्री होगा वो हिंदुस्तान होगा। इसी तरह से अगर एप्पल की बात करें, सो द मदर कंट्री इज यूएस, लाइक दैट। तो दोस्तों ग्लोबल इकोनॉमी के कारण जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वह अपने मदर कंट्री तक सीमित नहीं रहे, वह अपना पैर फैला रहे हैं बाकी अन्य देशों तक भी, और अन्य देशों में भी अपनी इकाइयों को, अपने आउटलेट्स को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। और जो देश में वो आउटलेट एस्टैब्लिश करते हैं उनको होस्ट कहा जाता है, होस्ट कंट्री। जैसे में एप्पल का आउटलेट, जैसे में टोयोटा का आउटलेट हमारे यहाँ भी है इंडिया में। तो एप्पल कंपनी के लिए, टोयोटा कंपनी के लिए जो इंडिया है वो होस्ट कंट्री बन गया, और टोयोटा के लिए जापान उसका मदर कंट्री है, यूएस के लिए एप्पल, सॉरी एप्पल के लिए यूएस मदर कंट्री है। तो दोस्तों यही कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ रहा होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, द इकोनॉमी ऑफ आवर प्लैनेट इज द ग्लोबल इकोनॉमी। सारे कंट्रीज के इकोनॉमी को आप साथ में मिला दो तो ग्लोबल इकोनॉमी बन जाएगी। और यही चीज लिखा हुआ है कि आज जो इकोनॉमीज हैं इंटरडिपेंडेंट है। अगर दोस्तों एक इकोनॉमिक खतरा अगर एक देश में आता है, अगर इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी होती है, तो इसके कारण पूरा का पूरा विश्व प्रभावित होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो हम सिर्फ पॉजिटिव्स को हाईलाइट करते हैं, मतलब क्या महत्व है ग्लोबल इकोनॉमी का। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ मैंने निगेटिव इम्पैक्ट को भी यहाँ पे दर्शा दिया है, आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, क्योंकि वो भी आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, सिग्निफिकेंस अगर आप लिखें अगर अपने क्वेश्चन के आंसर में, तो दोस्तों आप सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ग्लोबल इकोनॉमी के कारण रोजगार के कई साधन उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि जो एमएनसीज और टीएनसीज हैं वह अपने अपने इकाइयों की स्थापना अपने मदर कंट्री से बाहर आकर कई अन्य दुनिया के देशों में कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें कामगारों की आवश्यकता पड़ रही है और इससे रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन अगर वही समय पे देखा जाए दूसरी तरफ, तो दोस्तों जो कामगार हैं उन्हें कम वेजेस मिलता है, कम वेतन दिया जाता है, साथ ही साथ जो वर्किंग कंडीशन जो प्रोवाइड किया जाता है इन एमएनसीज और टीएनसीज के द्वारा, दैट आर वेरी बैड। तो दूसरी तरफ देखें तो इसके कारण सोशल इनजस्टिस अर्थात सामाजिक अन्याय भी प्रमोट हो रहा है। दोस्तों यहाँ इनजस्टिस होगा, मैंने गलती से जस्टिस लिख दिया, ठीक है, तो इसको आप ठीक कर लेंगे। अगर हम दूसरी तरफ देखें, अगर दूसरा अगर सिग्निफिकेंस देखें, तो दोस्तों ग्लोबल इकोनॉमी के कारण जो वस्तुएं हैं, जो सर्विसेज हैं, उनके दाम घटे हैं। क्योंकि दोस्तों पहले आपके कंट्री में अगर मान लो कोई टीवी का कंपनी था, तो टीवी का कंपनी जो था वो लिमिटेड था दोस्तों, एक ही दो कंपनी था, तो उनका मार्केट पर मोनोपोली था। कस्टमर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था, अगर आपको टेलीविजन लेना है तो भाई यही दो तीन कंपनी में से लोगे, तो भाई प्राइसेस ज्यादा थी। लेकिन अब क्या है, अब एमएनसीज जो हैं, जैसा कि मैंने बताया, अपने यूनिट्स को अलग अलग देशों में स्टैब्लिश कर रही हैं, और इसके कारण जो मोनोपोली जो क्रिएट हुआ था, जो एकाधिकार क्रिएट किया गया था लोकल कंपनीज के द्वारा, उनको चैलेंज कर रही हैं, और इसीलिए आज कंपटीशन मिल रहा है और दोस्तों चीजों के दाम कम हो रहे हैं।
पहले आप फोन का दाम सोचो और अभी जो रेडमी आया है उसका फोन का दाम सोचो, आसमान जमीन का फर्क है। तो दोस्तों ये ग्लोबल इकोनॉमी के कारण ही पॉसिबल हुआ। दूसरी तरफ अगर हम इसका निगेटिव इम्पैक्ट देखें तो दोस्तों जो लोकल कंपनियां हैं उनका मार्केट पर से कंट्रोल हटता जा रहा है, अपने जो देश के जो कंपनीज हैं उनका। तो ये एक निगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन ये मतलब फिर भी ठीक है कुल मिलाकर। आगे डिस्कस करें तो ग्लोबल इकोनॉमी के कारण जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है एक देश में वह प्रमोट हुआ है। आज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और टीएनसीज अपने मदर कंट्री से निकलकर बाकी भी देशों में पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं, जिसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में रोड बन रहे हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज बढ़ रही है, एडुकेशन बढ़ रहा है, लोगों के हाथ में पैसे आ रहे हैं जिससे लोग कार खरीद पा रहे हैं, जिससे लोग मोटर बाइक खरीद पा रहे हैं। अगर आप 1990 से पहले अगर कारों की संख्या देखेंगे हिंदुस्तान में और आप अभी देखेंगे तो 20 सालों में इतना बड़ा फर्क आया है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये दोस्तों ग्लोबल इकोनॉमी के कारण हो रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो एस्पेक्ट है सिर्फ भौतिकवादी वस्तुओं तक ही सीमित है। दूसरी तरफ आप रियलिटी में देखें तो यही ग्लोबल इकोनॉमी के कारण कंपनीज आ रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारे वातावरण को प्रदूषित भी कर रहे हैं और दोस्तों इससे कई बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं। अगर अगला चीज देखें तो ग्लोबल इकोनॉमी के कारण आज सभी वस्तुओं की उपलब्धता सभी जगह पे पॉसिबल हो चुकी है। पहले अगर कोई वस्तु सिर्फ चाइना में मिलता था तो ये पॉसिबल नहीं था, या पॉसिबल था भी तो उसमें काफी समय लगता था हिंदुस्तान आने में, या कोई वस्तु यूएस में मिलता था तो इसको हिंदुस्तान में आने में और यहाँ मिलने में। पर दोस्तों ग्लोबल इकोनॉमी के कारण यह बहुत ही सरल हो गया है। आज जो चीजें अमेरिका में उपलब्ध हैं वही चीजें हिंदुस्तान में भी उपलब्ध हैं, वही चीजें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भी उपलब्ध हैं। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ ग्लोबल रिस्क सोसाइटी को भी जन्म दिया है ग्लोबल इकोनॉमी ने। इसका मतलब है कि ठीक है चीजें तो उपलब्ध हैं, चाइना की चीजें भारत में उपलब्ध हैं, लेकिन दोस्तों अगर वुहान की अगर कोई चीज भारत में उपलब्ध तब हो जाए जब वहां कोरोना वायरस फैला है, तो इससे दोस्तों हिंदुस्तान में भी तो कोरोना वायरस फैलने का खतरा है। तो आप देख सकते हैं अगर वो चीज हिंदुस्तान में आ रही है तो साथ में रिस्क भी लेकर आ रही है समाज के लिए, कोरोना वायरस हो या और भी कुछ। अगली चीज अगर देखें तो ग्लोबल इकोनॉमी के कारण जो जो बाजार है, बाजार बड़ा हुआ है, एक्सपैंड हुआ है। पहले अगर टाटा कंपनी भारत की कंपनी थी तो वह सिर्फ और सिर्फ अपनी वस्तुओं की बिक्री भारत में ही करती थी, लेकिन अब दोस्तों ग्लोबल इकोनॉमी के कारण यह टाटा कंपनी का बाजार बढ़ गया। यह कंपनी विश्व के सभी देशों में लगभग अपने सामानों की बिक्री कर रही है और ये सत्य है बाकी भी देशों के कंपनीज के लिए। तो दोस्तों यही लिखा हुआ है इस पॉइंट में। अब आगे हम देखें तो ग्लोबल इकोनॉमी के कारण इंटीग्रेशन हुआ है फिनेंशियल सिस्टम का, आर्थिक जो सिस्टम है उसका जुड़ा हुआ है। इसके कारण दोस्तों जो कैपिटल के फ्लो है वह बहुत स्मूथ हो चुके हैं। अगर कोई यूएस में व्यक्ति बैठा हुआ है हिंदुस्तान का और वह यूएस में काम करता है, अगर वह अपने फैमिली को पैसा अगर पहुंचाना चाहे तो मात्र एक क्लिक अपने फोन में करेगा और नेट बैंकिंग से पैसे डाल देगा और यहाँ हिंदुस्तान के बैंक के अकाउंट में वह क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों पूरा का पूरा फिनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेट हो चुका है पूरे दुनिया का और यह ग्लोबल इकोनॉमी का ही देन है। दोस्तों एक लास्ट पॉइंट, ये सिग्निफिकेंस में इंक्लूड नहीं होता पर आपको इसका मीनिंग जानना चाहिए, मतलब जानना चाहिए। दोस्तों एक टर्म होता है कैपिटल फ्लाइट। कैपिटल फ्लाइट ग्लोबल इकोनॉमी के चलते बहुत ज्यादा प्रचलन में है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई एक कंपनी अगर कोई देश में काम कर रही है तो अगर किसी भी देश का अगर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होता है या फिर कोई और भी रीजन होते हैं
तो वो जो कंपनी अभी जो उस देश में काम कर रही थी, वहां से अपना सारा पूंजी, अपना सारा पैसा लेकर किसी और देश में आ जाती है और स्टैब्लिश हो जाती है, उस देश को छोड़ देती है। इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो दोस्तों अभी चाइना में बहुत ज्यादा कैपिटल फ्लाइट देखेंगे। कंपनीज दोस्तों कोरोना के कहर से डर चुकी हैं काफी देशों में, और काफी देशों में आप देखिएगा कि कंपनीज वहां से अपना पैसा, अपना पूंजी निकाल कर अन्य देशों में इन्वेस्ट करेंगी, और यही सही मौका है हिंदुस्तान के लिए। अभी तक हिंदुस्तान ने क्वारंटाइन करके पूरे के पूरे जनसंख्या को काफी हद तक कोरोना के खतरे से बाहर रखा है। हमें इसे अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि आगे जो आज चाइना में कंपनी थे वह कैपिटल फ्लाइट करेंगे वहां से, और दोस्तों अपॉर्चुनिटी हमारे पास है कि जब वह कैपिटल फ्लाइट कर रहे हैं तो हम उन्हें अपने पास अट्रैक्ट करने में कामयाब हों। लेकिन हमारा जो पॉलिटिक्स है उसके कारण कंट्रीज यहाँ जल्दी इस्टेब्लिश नहीं होना मतलब नहीं होना चाहती, तो इसको देखना चाहिए। और आप देखिएगा कि कंपनीज बांग्लादेश में, वियतनाम में जाना ज़्यादा पसंद करती हैं। तो दोस्तों हाँ, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, तो मैं आपको ये बताना चाहता था, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एंकर्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। एंकर्स का मतलब होता है एक्टर्स, कि आखिर दोस्तों कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी एंटिटी है जिसके कारण से ग्लोबल इकोनॉमी की जो धारणा है वह पॉसिबल हो पाई। तो दोस्तों इन एक्टर्स को या इन एंकर्स को हम चार भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले स्टेट एंकर्स। तो दोस्तों देशों के माध्यम से ग्लोबल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट बढ़ा है, क्योंकि देश आपस में ट्रीटी करते हैं, समझौता करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं और एक दूसरे के साथ ट्रेड रिलेशंस को बढ़ाते हैं, जिसके कारण से उन दोनों की इकोनॉमीज आपस में स्ट्रांग होती है, इंटरडिपेंडेंट होती है। साथ ही साथ दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे में वर्ल्ड बैंक, WTO, IMF, तो इसके बारे में तो हमें पढ़ना ही है। दीज आर द मेजर एंकर्स ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। यही ग्लोबल इकोनॉमी को चलाने में मदद कर रहे हैं दोस्तों। जैसे में क्लब फोरम्स हैं, जैसे में G7, G20, OECD, ब्रिक्स और बिम्स्टैक। आपको मैं एक काम दे रहा हूँ, आप इन तीनों का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, OECD, ब्रिक्स और बिम्स्टैक की। तो दोस्तों ये हो गए क्लब फोरम्स, तो ये भी आपस में मिल रहे हैं। जैसे में EU, यूरोपियन यूनियन, इसने तो पूरा का पूरा इंटीग्रेट कर लिया है इकोनॉमिकली जो सारे कंट्रीज हैं यूरोप के। साथ ही साथ दोस्तों जो ग्लोबल इकोनॉमी में सबसे मेजर एक्टर्स हैं वह मार्केट एक्टर्स हैं। बायर्स, सेलर्स, हम खुद पार्ट हैं ग्लोबल इकोनॉमी के, क्योंकि जो पूरे दुनिया से सामान बन के आते हैं, वस्तुएं आती हैं, उसे खरीदते तो आखिर मार्केट से हम ही हैं अंततः। जो सेलर्स हैं जैसे में मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ट्रांसनेशनल कंपनीज हैं, जो आपको सुविधाएं देती हैं, जो आपको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हैं, गुड्स अवेलेबल कराती हैं। साथ ही साथ कॉमर्शियल बैंक्स, वो भी साथ में इंटीग्रेट हो चुकी हैं। यही तो दोस्तों मैं आपको बताया पिछले स्लाइड में, जिसके कारण से जो फिनेंशियल सिस्टम है वह इंटीग्रेट हो चुका है। अगर आप US के किसी बैंक में अगर पैसे क्रेडिट करेंगे दोस्तों, यहाँ वो पैसा आ जाएगा। तो यही था ये चैप्टर। अब हम आगे देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं द एंकर्स ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, इनको डिटेल में, कि ये किस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी को सेव करते हैं, वर्ल्ड बैंक, WTO और IMF के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको हेल्प मिल रहा है दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई सब्सक्राइब करो यार, जो लाल वाला बटन है उसको क्लिक करो। पता नहीं क्यों नहीं सब्सक्राइब करते, पैसे तो नहीं लगते भाई उसमें, अगर आप करके छोड़ ही दोगे तो मेरे को हेल्प हो जाएगा। और मैं अभी टीचिंग लाइन में नया हूँ, मैं आपको पिछले वीडियो में ही बताया था। मैंने जो इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया है भाई, जैसे क्रिकेट में जो न्यू प्लेयर होता है जिसका डेब्यू होता है उसको स्लिप पॉइंट में लगा देते हैं, उस तरह से मेरे को फील्डिंग लगा दिया है यार। बहुत गेंद की मार सहनी पड़ती है, प्लस मैं आपके लिए सिलेबस भी कंप्लीट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ 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 मेरा हेल्प जरूर करो। धन्यवाद दोस्तों, और पढ़ते रहो विथ पढ़ो तो वैसे। थैंक यू।